देश के बाहर बैठे दुश्मनों से ज्यादा देश के अंदर बैठे दुश्मन खतरनाक हैं। सही मायने में देश के अंदर की गई यह पहली सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक है। भारत में शुद्धिकरण के लिए ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक अब जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं सुयश मिश्रा। आप देख रहे हैं समग्र चेतना, बूंद बूंद में सच। हिंदुस्तान में आज एक आंख खुलते एक बहुत अच्छी खुशखबरी मिली है। हिंदुस्तान के अंदर पीएफआई के माध्यम से एक बहुत बड़ा षड्यंत्र देश में चल रहा था। राष्ट्र विरोधी ताकतें बड़ी मुखर हो रही थी। मैं कल मुजफ्फरनगर की कोर्ट में गई थी तो मैंने वहाँ पर भी कहा था कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए पीएफआई पर। सरकार कर रही है क्योंकि ये 2022 का हिंदुस्तान है। आज प्रातःकाल ही मुझे ये शुभ सूचना मिली कि पीएफआई पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा है। मैं गृह मंत्रालय को, आदरणीय मेरे बड़े भाई अमित शाह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि राष्ट्र विरोधी ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम आदरणीय भाई अमित शाह जी ने किया। हिंदूवादी नेताओं की हत्या करना, मुस्लिमों के नाम पर विदेशों से फंड बटोरना, सीरिया, इराक, लीबिया जैसे देशों में जाकर ट्रेनिंग करना, साल 2047 तक भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने का सपना देखना, ऐसी विध्वंसक गतिविधियों में लिप्त पीएफआई पर 5 साल का प्रतिबंध क्या लगा, देश के राजनीतिक गलियारों में भूचाल आ गया। मतलब देश की सुरक्षा के लिए भी अगर सरकार कोई कदम उठाए तो भी हमारे देश के नेताओं के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। वो अलग बात है कि देश के कई मुस्लिम नेताओं और धर्म गुरुओं ने पीएफआई पर प्रतिबंध के फैसले का स्वागत किया है, लेकिन राजद सुप्रीमो लालू यादव ने कहा कि पीएफआई पर जांच हो रही है। पीएफआई की तरह जितने भी संगठन हैं सभी पर प्रतिबंध लगना चाहिए, जिसमें आरएसएस भी शामिल है। लालू यादव ने आरएसएस को पीएफआई से भी बदतर संगठन बता दिया। कांग्रेस नेता कोडिकुन्निल सुरेश ने कहा कि हम आरएसएस पर भी प्रतिबंध लगाने की मांग करते हैं। पीएफआई बैन कोई उपाय नहीं है। आरएसएस भी पूरे देश में सांप्रदायिकता फैला रहा है। उन्होंने आरएसएस और पीएफआई को समान संगठन बता दिया। वहीं अपने भाई के 15 मिनट वाले बयान पर चुप रहने वाले लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर कहा है कि वे पीएफआई पर बैन का समर्थन नहीं कर सकते। ओवैसी ने कहा कि कुछ लोगों के कृत्यों के लिए पूरे संगठन को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। मतलब साफ है कि सरकार राष्ट्र की सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी अगर कोई कदम उठाती है तो देश में विरोध शुरू हो जाता है। आपको बता दें कि पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने की लंबे समय से मांग की जा रही थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक पीएफआई के कुछ संस्थापक सदस्य स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सिमी के नेता हैं और पीएफआई के नेता जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश जेएमबी से भी जुड़े हैं। जेएमबी और सिमी दोनों ही प्रतिबंधित संगठन हैं। आपको बता दें कि 3 मुस्लिम संगठनों के संयोजन से यह संगठन बना था। इनमें केरल का नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी और तमिलनाडु का मनिता नीति परसई शामिल हैं। पीएफआई दावा करता था कि 20 राज्य में उसकी यूनिट है। केरल के कोझिकोड में इसका हेडक्वार्टर था। पीएफआई जैसे संगठन जिसकी जड़ें भारत में इतनी गहरी हो गई थी कि उसे उखाड़ फेंकना इतना आसान नहीं था। पीएफआई पर इतनी बड़ी कार्रवाई की कहानी अगस्त महीने में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कर्नाटक दौरे से शुरू हुई थी। यहां शाह एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने गए थे। इस कार्यक्रम में अमित शाह ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री और राज्य के गृह मंत्री के साथ एक बैठक की थी और यहीं से पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई की रूपरेखा तैयार हो गई थी। इसके बाद अगस्त के आखिरी सप्ताह में ही गृह मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बीच में भी एक बैठक हुई थी। इस बैठक में पीएफआई के खिलाफ पीएफआई पर नकेल कसने के लिए खाका खींचा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्रीन सिग्नल मिलते ही एएनआई और ईडी की टीमें 15 राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी करती हैं। पीएफआई के कई सदस्यों की गिरफ्तारी के साथ सबूतों को इकट्ठा किया जाता है और इसके बाद पीएफआई समेत उससे जुड़े संगठनों पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगाया जाता है।
सवाल यह है कि एक ऐसा संगठन जो खुलेआम दहशत फैला रहा था, देश की अखंडता के लिए खतरा बना हुआ था, जिस पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की जरूरत थी, ऐसे संगठन पर सिर्फ 5 साल के प्रतिबंध पर आखिर राजनीति क्यों हो रही है? नमस्कार।